बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में एक जादूगरनी अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। एक का नाम सीमा था तो दूसरी का नाम रीमा था। वह जादूगरनी बहुत ही अच्छी थी। वह कभी भी अपने जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करती थी। हमेशा परेशान मुसीबत में आए लोगों की मदद किया करती थी, जिस वजह से उस जादूगरनी का पूरे गांव में बहुत ज्यादा नाम था। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन वह जादूगरनी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। तभी वह अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, सीमा और रीमा, मेरी प्यारी बच्चियों, मैंने बहुत कोशिश की मैं तुम लोगों को भी जादू सिखा दूं, लेकिन मैं इस काम में नाकामयाब रही। मैं तुम दोनों को जादू नहीं सिखा पाई और अब मेरे जाने का समय आ गया। मेरे जाने के बाद तुम दोनों बहनों का पालन पोषण कैसे होगा? इसलिए मैंने पहले ही जादुई गुलाब का घर बनाकर बादलों में रख दिया था, लेकिन कुछ समय पहले मुझे पता चला कि वहां पर एक दूसरा भी जादुई गुलाब का घर है। अब तुम दोनों बहनों को बादलों में जाना होगा और वहां से असली वाला जादुई गुलाब घर लेकर आना होगा। मेरी प्यारी बच्चियों। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। हमें बताइए कि किस जादू से आपके लिए दवाई बनाई जाए जिससे आप ठीक हो जाएं। नहीं नहीं बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने हर तरह का जादू करके देख लिया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। रीमा अभी नादान है, वह तुम्हारी तरह समझदार नहीं है। अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, और जैसे मैं गांव वालों की मदद करती थी वैसे ही तुम भी बादलों के जादू गुलाब के घर से लोगों की मदद करना। यह जादू कालीन के ऊपर बैठकर तुम दोनों बादलों में चली जाओगी और वहां से जादुई गुलाब घर लेकर आ जाना। खुश रहना, एक दूसरे से कभी लड़ाई मत करना, ठीक है? इतना कहते ही वह जादूगरनी हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी माँ को इस तरह से दुनिया से जाता हुआ देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। माँ, अपनी आंखें खोलिए, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? हमें छोड़कर मत जाइए। माँ, आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? कृपया करके अपनी आंखें खोलिए। हम दोनों बहनों को आपकी जरूरत है। कोई बच्चे अपनी माँ के बिना कैसे रह सकते हैं? माँ, आपके बिना नहीं रह सकते। कृपया करके अपनी आंखें खोलिए। आपने अब तक न जाने अपने जादू से कितने लोगों की जान बचाई, अब आप अपनी भी जान बचा लिए ना। कृपया करके हमारे पास वापस आ जाइए माँ, अपनी आंखें खोलिए। इस तरह से दोनों बहनें बहुत ज्यादा रो रही थीं। कुछ समय बाद वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद रीमा सीमा से कहती है, देख सीमा की बच्ची, बादलों में जादुई कालीन पे बैठकर मैं जाऊंगी और वहां से जादुई गुलाब का घर लेकर आऊंगी। मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। माँ हमेशा मुझे बेकार, नादान और ना समझती थी ना। अब तू देखना, उन दोनों बादलों के जादुई गुलाब के घर के अंदर से असली गुलाब का घर चुनकर मैं कैसे लेकर आती हूँ। तब माँ को पता चलेगा कि मैं कितनी समझदार हूँ। रीमा, यह तुम्हें क्या हो गया? माँ का कहने का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। तुम छोटी हो इसलिए माँ ऐसा कह रही थी। माँ ने कहा था कि हम दोनों को बादलों में जाना है, तुम अकेले वहाँ नहीं जा सकती। हो सकता है कि वहाँ कोई खतरा हो। देख सीमा की बच्ची, मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी तरह बहन जी नहीं हूँ। मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। मुझे अच्छी तरह से आता है कि खतरों से किस तरह से लड़ा जाता है। मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं तुझे जादुई कालीन पर नहीं चढ़ने दूंगी। सीमा रीमा को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रीमा सीमा की एक नहीं सुनती और वह सीमा को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और तुरंत जादुई कालीन पर चढ़कर बैठ जाती है और अकेले ही आसमान में उड़ने लगती है। कुछ समय बाद रीमा बादलों में पहुंच जाती है तो उसे बादलों में एक बूढ़ी औरत मिलती है जो रीमा से कहती है,
अरे बेटा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे अपने जादुई कालीन पर बैठाकर मेरे घर तक छोड़ दोगी? तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 4 दिन से मैं दर्द की वजह से अपने घर नहीं जा पा रही। मुझे अपने जादुई कालीन पर बैठा लो बेटा, मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। बुढ़िया, तूने मुझे क्या समझ के रखा है? मैं यहाँ तेरी मदद करने आई हूँ। चल हट मेरे रास्ते से। मुझे मेरी माँ का बना हुआ बादलों का जादू गुलाब का घर लेना है और उसे अपने घर लेके जाना है। हट यहाँ से, मुझे देरी हो रही है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी लोग। ऐसा कहकर रीमा उस बूढ़ी औरत को दुत्कार कर आगे बढ़ने लग जाती है और थोड़ी दूर और उड़ने के बाद उसे 2 पक्षी नजर आते हैं जो जख्मी थे। वह रीमा से कहते हैं, सुनो सुनो लड़की, हम यहाँ कब से किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। कृपया करके हमारी मदद करो, हमें हमारे घर तक छोड़कर आ जाओ। हम उड़ नहीं पा रहे, तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे बच्चे भूखे हैं। तुम्हारे बच्चे भूखे हैं या भूखे मारे मर गए, इससे मुझे क्या मतलब? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी, हटो मेरे रास्ते से। देखो लड़की, अगर तुमने हमारी मदद की तो हम तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी धन दौलत इकट्ठी कर रखी है। हमारे बच्चों से ज्यादा हमारे लिए धन दौलत जरूरी नहीं है, इसलिए हमारी मदद करो। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। अब तुम हमारी मदद करोगी ना? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे इतनी सारी धन दौलत दोगे कि मुझे कभी पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ मेरे जादुई कालीन पर। रीमा धन दौलत के लालच में आकर उन दोनों जख्मी पक्षियों को अपने जादुई कालीन पर बिठा लेती है। जैसे ही वह दोनों पक्षी जादुई कालीन पर आते हैं, तभी वह दोनों एक बहुत खतरनाक चुड़ैल के रूप में आ जाती हैं और रीमा से कहती हैं, हा हा हा, बेवकूफ लड़की, पहले तो तू हमारी मदद नहीं कर रही थी और जैसे ही हमने तुझे धन दौलत का लालच दिया, तुरंत हमारे लालच में आ गई। बहुत दिन हो गए, बादलों में कोई इंसान नहीं आया था, अब हम तेरा खून पिएंगे। बहुत दिनों से प्यासे थे, हम जादुई कालीन पर तब तक नहीं बैठ सकते थे जब तक तू हमें अपने आप नहीं बिठाती, इसलिए हमने तुझे धन दौलत का लालच दिया। हा हा हा, बहुत मजा आएगा तुझे खाने में। अपना जादुई कालीन दाईं तरफ मोड़। हा हा हा। देखो देखो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो यहाँ बस अपनी माँ का बना हुआ जादुई गुलाब का घर लेने आई हूँ। मुझे मत खाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे? हमने भी तेरी माँ के जैसा दूसरा जादुई गुलाब का घर बना रखा है। हम तुझे वहीं लेके जा रहे हैं। वहाँ कुछ दिन तुझे कैद में रखेंगे और थोड़ा थोड़ा तेरा खून पिएंगे, तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर वह दोनों चुड़ैल रीमा को दूसरे जादुई गुलाब के घर के अंदर ले जाती है और वहां जाकर उसका थोड़ा थोड़ा खून पीती है, जिसकी वजह से रीमा बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा रीमा के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि बादलों में गए हुए रीमा को 2 दिन हो गए थे और वह अभी तक वापस नहीं आई थी। तभी वह सोचती है, 2 दिन हो गए, अभी तक रीमा घर वापस नहीं आई। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है। लेकिन मैं तो बादलों में जा भी तो नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ एक ही जादुई कालीन था जिस पर बैठकर रीमा चली गई। अब मैं वहां पर कैसे जाऊं? मुझे रीमा की बहुत चिंता हो रही है, कहीं वह मुसीबत में ना हो। अब मैं क्या करूं? मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? उन्होंने कहा था कि अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। मैं कैसी बहन हूँ, अपनी बहन का ख्याल भी नहीं रख पा रही। ऐसा सोचकर सीमा बहुत रो रही थी। तभी सीमा के सामने एक और जादुई कालीन उड़कर आता है और सीमा समझ जाती है कि उसे इस जादुई कालीन पर बैठकर उड़कर जाना चाहिए। तभी वह उस पर बैठ जाती है और उड़ते हुए बादलों में पहुंच जाती है। तभी बादलों में सीमा को एक अपाहिज बुढ़िया मिलती है, जो सीमा से कहती है, बेटा, क्या तुम मुझे अपने जादुई कालीन पर बैठाकर मेरे घर पर छोड़ आओगी? मैं अपने घर नहीं जा सकती। हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा जी, आइए बैठ जाइए। ऐसा कहकर सीमा उस बूढ़ी अपाहिज अम्मा को अपने कालीन पर बिठा लेती है और उन्हें उनके घर तक छोड़कर आती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ है, वरना आज के समय में कौन किसकी मदद करता है? कोई नहीं करता। लेकिन बेटा, तुम बादलों में क्यों घूम रही हो?
क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? हाँ अम्मा जी, मुझे पूरा एक दिन हो गया बादलों में घूमते घूमते, लेकिन मुझे जादू गुलाब के 2 घर नजर ही नहीं आ रहे। एक मेरी माँ का है और एक नकली है। मुझे वहाँ तक जाना है। मेरी बहन भी ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं है। बस इसी वजह से मैं थोड़ी परेशान हूँ। पता नहीं वह जादू 2 गुलाब के घर कहाँ हैं। बेटा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें वहां जाने का रास्ता बताती हूँ। यहाँ से दाएं और फिर बाएं और बाएं से सीधी चलती जाना, तभी तुम्हें तुम्हारी मंजिल नजर आ जाएगी। उस बूढ़ी औरत की बताए हुए रास्ते पे जैसे ही सीमा जाती है तो उसे जादू 2 गुलाब के घर नजर आते हैं। तभी एक घर से आवाज आती है, सीमा आओ आओ, मेरे बादलों के जादू गुलाब के घर के अंदर आओ। इसके अंदर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, हीरे सोने जवाहरात, तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। आओ मेरे घर के अंदर आओ, मुझे अपने साथ ले जाओ। सीमा, मेरे बादलों के जादू गुलाब के घर के अंदर आओ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बीमार हैं और कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा। कृपया करके तुम अंदर आकर उनकी मदद करो, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बस तुम उन बच्चों को ठीक ही कर पाओगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम धन दौलत वाला बादलों का जादू गुलाब का घर अपने साथ लेकर जाना चाहती हो, या फिर इस जादू गुलाब के घर के अंदर जो बच्चे बीमार हैं उन्हें ठीक करके खाली हाथ अपने घर जाना चाहती हो। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, मैं उन बच्चों को ठीक करना चाहती हूँ। धन दौलत का क्या है, एक दिन वह खत्म हो जाएगी, लेकिन उन बच्चों की दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं उन बच्चों को ठीक करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर सीमा दूसरे जादू गुलाब के घर के अंदर चली जाती है और वहां जाकर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा धन दौलत थी। तभी जादू गुलाब के घर से आवाज आती है, सीमा, तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, तुमने बच्चों की सेवा करनी चाहिए। इससे पता चलता है कि तुम जादूगरनी सावित्री की बेटी हो, क्योंकि वह भी हमेशा दूसरों की मदद करती थी। अब तुम मुझे अपने साथ लेकर जा सकती हो। बादलों के जादू गुलाब के घर मेरी बहन भी यहाँ पर तुम्हें ही लेने आई थी, लेकिन मैं जानती हूँ वह थोड़ी लालची है। कहीं वह लालच में आकर किसी मुसीबत में ना हो। मुझे मेरी बहन को यहाँ से लेकर जाना है। अच्छा, तो बराबर वाले जादू गुलाब के घर के अंदर जो लड़की बेहोश पड़ी है वह तुम्हारी लालची बहन है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने इस जादू गुलाब के घर को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनाया है। तुम्हारे पास भी अद्भुत शक्तियाँ आ चुकी हैं। जाओ और अपनी बहन को बचा कर लेकर आओ। बादलों के जादू गुलाब के घर की बातें सुनकर सीमा तुरंत पहले वाले जादू गुलाब के घर के अंदर जाती है, तो उसका सामना दोनों चुड़ैल से होता है। तो वह अपनी जादू शक्ति से उनका सामना करती है और उन्हें जलाकर भस्म कर देती है और अपनी बहन को होश में लेकर आती है। तभी रीमा सीमा से माफी मांगती है। दीदी, मुझे माफ कर दो। माँ ने मुझे बिल्कुल सही कहा था, मैं ना समझ हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो लालची भी हूँ और अपने लालच में आकर 2 चुड़ैल के चंगुल में फंस गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी और अपने से बड़ों का आदर करूँगी और हमेशा दूसरों की मदद भी करूँगी। दीदी। रीमा, मेरी प्यारी बहन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें माफ कर दिया और माँ का बना हुआ बादलों का जादू गुलाब का घर मुझे मिल गया है। चलो अब घर चलते हैं। इस तरह दोनों बहनें बादलों से जादू गुलाब का घर लेकर आ जाती हैं और उस घर के अंदर एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं और दूसरों की भी बहुत मदद करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में उर्मिला अपनी 2 बेटी आरोही और काजल के साथ रहती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। उर्मिला के पति का निधन हो जाने की वजह से उर्मिला के ऊपर अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी आ जाती है। वह दोनों का पालन पोषण करने के लिए अपनी एक छोटी सी केक की बेकरी चलाया करती थी। उर्मिला के ही सामने एक बड़ी बेकरी थी जिस पर ज्यादा कस्टमर आया करते थे और उर्मिला के पास बहुत कम। एक दिन आरोही अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आपको अपनी बेकरी थोड़ी बड़ी करनी होगी, तभी थोड़े ज्यादा कस्टमर आने शुरू होंगे। आपको पता है सरिता आंटी की बेकरी पर ज्यादा कस्टमर क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी बेकरी बड़ी है। उनके यहाँ ज्यादा वैरायटी के केक होते हैं। आपके पास सिर्फ एक ही वैरायटी के केक होते हैं, इसलिए आपके पास कस्टमर नहीं आते। आरोही बेटा, मैं बड़ी बेकरी कैसे खोल सकती हूँ?
तुम्हें तो घर के हालत पता ही हैं। इस छोटी सी बेकरी से जो थोड़े बहुत पैसे कम जाते हैं, उसी से मैं तुम दोनों का पालन पोषण करती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें एक समय का खाना मिलता है और तुम्हारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। दिवाली आने वाली है, हमेशा तुम ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में दिवाली मनाती हो। यह देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी, सिर्फ सरिता आंटी की बेकरी में तो वही पुराने केक होते हैं, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट। अगर आप कुछ अलग ट्राई करें तो स्ट्रॉबेरी वनीला चॉकलेट केक से कुछ अलग, तो हो सकता है कि आपकी छोटी सी बेकरी में ज्यादा कस्टमर आने लगे, क्योंकि कस्टमर को कुछ अलग चाहिए होता है। अगर आप कुछ अलग ट्राई करेंगी तो शायद इस बार दिवाली पर हम नए कपड़े पहने। क्यों आरोही दीदी, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे वाह छुटकी, तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। मम्मी, काजल बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी फ्रेंड सपना के पास फोन है और मैं YouTube पर अलग अलग तरह के केक बनाने की रेसिपी देखूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, आप वह ट्राई करना। ऐसा कहकर आरोही अगले दिन सपना के पास जाती है, उससे फोन लेती है और YouTube पर अलग अलग तरह के केक बनाने की रेसिपी देखती है और घर आकर वह सारी रेसिपी अपनी माँ को बताती है। उर्मिला सभी रेसिपी में जो सबसे अलग रेसिपी होती है वह केक बनाने की कोशिश करती है और वह अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। अगले दिन उर्मिला अपनी बेकरी में अलग तरह के केक बने हुए लगाती है जो बिल्कुल सरिता की बेकरी से अलग होते हैं। तभी एक औरत उर्मिला की बेकरी पर आती है और उससे कहती है, उर्मिला बहन, इस केक का डिजाइन तो बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, इसका टेस्ट भी डिफरेंट ही होगा। क्या आप मुझे टेस्ट करा सकती हैं, क्योंकि मुझे मेरे बेटे के जन्मदिन के लिए अलग केक चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, लीजिए, ये टेस्ट कीजिए, बिल्कुल अलग और नए डिजाइन का केक है। एक बार टेस्ट करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। ऐसा कहकर उर्मिला उस केक में से थोड़ा सा टुकड़ा उस औरत को टेस्ट कराने के लिए देती है। उस केक का टेस्ट सभी केक से बहुत डिफरेंट होता है। उस औरत को वह बहुत पसंद आता है। तभी वह उर्मिला से कहती है, अरे वाह, ये केक कितना ज्यादा स्वादिष्ट है, बिल्कुल डिफरेंट। मैंने बहुत जगह ट्राई किया लेकिन ऐसा केक नहीं खाया जैसा तुम्हारा है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मैं और लोगों से भी कहूंगी कि वह आपकी बेकरी पर आकर इसका टेस्ट जरूर ट्राई करें। ऐसा कहकर वह औरत अपने बेटे के जन्मदिन के लिए केक ले जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे अब उर्मिला की बेकरी पर लोग आने लगे थे। अब उसकी बेकरी पहले से ज्यादा चलने लगी थी। उर्मिला और उसकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा खुश थीं, लेकिन सरिता, जिसकी बहुत बड़ी बेकरी थी, वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसके कस्टमर कम होने लगे थे, जिसकी वजह से वह उर्मिला से जलने लगी थी। एक दिन उर्मिला की बेकरी पर पास के गांव से एक जमींदार की पत्नी आती है और वह उर्मिला से कहती है, मैंने तुम्हारे केक की बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है, इसलिए मैं पास के गांव से तुम्हारी बेकरी पर आई हूँ। लेकिन यहाँ आकर तो लग रहा है जैसे मैं गलत आ गई। मुझे मेरे बेटे के जन्मदिन के लिए 100 केक चाहिए, मगर तुम्हारी बेकरी तो बहुत छोटी है, लगता है कि तुम कल तक मुझे 100 केक नहीं दे पाओगी। अरे बहन जी, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं मेरी दोनों बेटियों के साथ मिलकर आपके कल तक 100 केक बना दूंगी। आप चिंता ना करो, आपके बेटे के जन्मदिन पर आपको 100 केक मिल जाएंगे। बस आपको मुझे पैसे एडवांस देने होंगे, क्योंकि इतने सारे केक बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जमींदार की पत्नी उर्मिला को एडवांस पैसे देकर चली जाती है। उर्मिला बहुत खुश थी और घर जाकर अपनी दोनों बेटियों को इतने बड़े ऑर्डर के बारे में बताती है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हें पता है मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अब मैं तुम दोनों को दिवाली पर बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस दिलाऊंगी, सैंडल दिलाऊंगी। इस बार तुम्हारी दिवाली बहुत अच्छी मनेगी, हमेशा की तरह रूखी सूखी नहीं। सच माँ, आप दिवाली पर हमें नई ड्रेस दिलाएंगी और सैंडल भी? यह सोच सोचकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काजल, ये सब कुछ तुम्हारे एक छोटे से आइडिया की वजह से हुआ है और मम्मी की कोशिश की वजह से। ठीक है मेरी प्यारी बेटियों, अब बातें बहुत हो गई। हमें 100 केक बनाने हैं। इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मैं अकेले तो 100 केक नहीं बना सकती। उर्मिला और उसकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा खुश थीं। इनकी सारी बातें सरिता सुन लेती है और वह घर जाकर बहुत आग बबूला होती है। तभी उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? किसी से लड़ाई हुई है क्या जो आप इतने गुस्से में हैं? चांदनी बेटा, तुम मेरे गुस्से के बारे में तो पूछो ही मत।
वह उर्मिला की बच्ची, उसकी छोटी सी मामूली सी बेकरी, और वो मुझसे ज्यादा पैसे कमाने लगी। उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है केक बनाने का। अगर उसे इसी तरह से ऑर्डर मिलता रहा, एक दिन पता नहीं वो तो आसमान छूने लगेगी और मैं कुछ भी नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस उर्मिला की बच्ची का ऑर्डर पूरा ही नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर सरिता अपनी बेटी चांदनी के साथ एक प्लान बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ तीनों माँ बेटियां 100 केक मन लगाकर बनाने की तैयारियां करती हैं और वह कल तक 100 केक बनाकर तैयार भी कर देती हैं। तभी उर्मिला अपनी दोनों बेटियों से कहती है, बेटा तुमने कल से कुछ नहीं खाया, घर जाकर खाना खाओ। मैं ये ऑर्डर जमींदार के यहाँ पहुँचा दूंगी, उसके बाद हम दिवाली की शॉपिंग करने चलेंगे। आरोही और काजल अपनी माँ को बेकरी में छोड़कर घर आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सरिता और चांदनी बेकरी के पीछे से आग लगा देती हैं, जिसमें पूरी बेकरी जलकर राख हो जाती है और उसी के अंदर उर्मिला भी। जब इस बात की खबर उर्मिला की दोनों बेटियों को लगती है तो दोनों बहन भागकर आती हैं और बेकरी और अपनी माँ को इस तरह से जलता हुआ देखकर बहुत रोती हैं। मम्मी, आप हम दोनों को इस तरह से अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब हम आपके बिना क्या करेंगे? मम्मी, हम तो कितना ज्यादा खुश थे, हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? दिवाली आने वाली थी, हम दिवाली एक साथ मनाते, हम आपके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। दीदी, अब हम मम्मी के बिना कैसे रहेंगे? मम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा कहकर दोनों बहनें बहुत रो रही थीं। तभी जमींदार की पत्नी आ जाती है और वह दोनों बहनों से केक के बारे में पूछती है। तभी दोनों बहन जमींदार की पत्नी को सब बता देती हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और उनकी माँ भी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। तभी जमींदार की पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी बेकरी में आग लगी है, ये तुम्हारी माँ जलकर मर गई। मुझे मेरा एडवांस चाहिए जो मैंने तुम्हारी माँ को केक बनाने के लिए दिया था। केक तो मिलेंगे नहीं, तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता कि तुम दोनों कहाँ से दोगी, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जेल करा दूंगी, ये मेरी बात अच्छी तरह से समझ लेना। ऐसा कहकर जमींदार की पत्नी वहां से चली जाती है और पास में खड़ी सरिता और उसकी बेटी चांदनी दोनों बहुत हंसती हैं उन्हें बर्बाद करके। आरोही और काजल घर की तरफ आ रही थी। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक परी नदी में डूब रही थी। तभी आरोही नदी में कूदकर उस परी की जान बचाती है। परी दोनों बहनों को धन्यवाद कहती है। तुम दोनों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। मुझे एक जादूगरनी ने जान से मारने की कोशिश की। उसे पता था मुझे तैरना नहीं आता और पानी में मेरा जादू काम नहीं करता। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। आज मेरा जन्मदिन है और परी माँ ने मुझे 2 जादुई बर्थडे केक के घर दिए हैं। तुम मेरे साथ बादलों में चलोगी? ऐसा कहकर परी आरोही और काजल को अपने साथ बादलों में ले जाती है और अपने जादुई बर्थडे केक के घर के अंदर जाकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। उसके बाद परी आरोही और काजल से कहती है, तुम दोनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना दूसरा जादुई बर्थडे केक का घर देती हूँ। इस घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो और जादुई बर्थडे केक से जितने चाहे उतने केक भी मांग सकती हो, तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। आरोही और काजल परी को धन्यवाद कहती हैं और बादलों से जादुई बर्थडे केक का घर लेकर पृथ्वी पर आ जाती हैं और पृथ्वी पर आकर जादुई बर्थडे केक के घर से 100 केक मांगती हैं। ए जादुई बर्थडे केक के घर हमारे सामने अलग तरह के 100 केक आ जाएं। आरोही के इतना कहते ही 100 केक आ जाते हैं। तभी दोनों बहनें सभी केक जमींदार के यहाँ पहुँचा देती हैं और वह दोनों बहनें अपनी माँ के नाम से एक बहुत बड़ी बेकरी खोलती हैं और जादुई बर्थडे केक से केक लेकर उस बेकरी पर बेचा करती थीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिवाली आ जाती है। काजल रोते हुए आरोही से कहती है, दीदी, अगर आज मम्मी जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। हमने दिवाली के लिए कितना सब कुछ सोचा था कि इस बार हम दिवाली बहुत अच्छी तरह मनाएंगे, मगर मम्मी ही नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। जब मम्मी जिंदा थी तो हम गरीब थे, फिर भी कितना अच्छा लगता था। पता नहीं हमारी बेकरी में आग कैसे लग गई, जिसकी वजह से माँ हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। काजल ऐसा कहकर रो रही थी। तभी जादुई बर्थडे केक के घर से आवाज आती है,
मैं जादुई बर्थडे केक हूँ। मुझे पता है तुम्हारी बेकरी में आग किसने लगाई थी। तुम्हारी पड़ोसन सरिता ने तुम्हारी बेकरी में आग लगाई थी। जादुई बर्थडे केक के घर की बातें सुनकर दोनों बहनें आग बबूला हो जाती हैं और वह सरिता के घर पुलिस को लेकर जाती हैं और अपने मां के कत्ल के इल्जाम में दोनों मां बेटी को सलाखों के पीछे पहुंचा देती हैं। अब दोनों मां बेटी को 20 साल की सजा हो जाती है और दोनों बहनें सुकून की सांस लेती हैं कि उन्होंने अपने मां के कातिल को जेल के पीछे पहुंचा दिया और वह घर आकर खुशी खुशी दिवाली मनाती हैं। सरिता और उसकी बेटी को उनके लालच का फल मिल जाता है।